हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के चैप्टर सेकंड विलियन का अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। परासरण दाब हमारा अंतिम अणुसंख्यक गुणधर्म था, तो आज का ये वीडियो इस चैप्टर के लिए लास्ट होगा। परासरण दाब हम लोगों ने कल पढ़ा था कि वह बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया का विरोध करता है उसको हम परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब के आधार पर विलयनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है ना। विलयन परासरण दाब के आधार पर 3 तरह के होते हैं। पहला है समपरासरी विलयन, है ना। समपरासरी विलयन, इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? सम का मतलब होता है समान, तो इसको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। दूसरा इसका प्रकार आता है अल्पपरासरी, अल्पपरासरी विलयन। अल्प को इंग्लिश में कहा जाता है कम, यानी कि हाइपो, तो इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरी चीज आती है, तीसरा भाग क्या आना चाहिए? अति परासरी। अल्प का उल्टा होता है अति, तो अति परासरी विलयन, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 तरह के विलयन होते हैं, और ये 3 तरह के जो विलयन हैं ये किस आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? परासरण दाब के आधार पर। अब देखिए हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास में 2 तरह के विलयन हैं, एक सॉल्यूशन नंबर 1 और एक है सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, ये भी विलयन है, और विलयन आप सभी जानते हैं कि विलयन का निर्माण किन किन से होता है? विलय और विलायक से। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास में 2 तरह के विलयन हैं, तो यदि किन्हीं 2 प्रकार के विलयनों के यदि परासरण दाब समान हैं, यदि 2 विलयन हैं और उन दोनों विलयनों के परासरण दाब यदि समान हैं, तो वे दोनों एक दूसरे के लिए समपरासरी विलयन होंगे, यानी कि वो एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। एकदम क्लियर चीज है कि यदि किन्हीं भी 2 विलयनों के परासरण दाब सेम है तो वो समपरासरी विलयन होते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि जो हमारी जो रक्त कोशिका होती है, ब्लड सेल या ब्लड सीरम भी हम इसको कह सकते हैं, आरबीसी भी कह सकते हैं। हमारा जो ब्लड सेल होता है इसका परासरण दाब होता है 8 ATM, है ना, यानी कि 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका परासरण दाब होता है। और एक सॉल्यूशन होता है 0.85% सोडियम क्लोराइड का विलयन, है ना, जिसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारी जो रक्त कोशिका होती है उसका परासरण दाब और 0.85% सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का जो परासरण दाब होता है, इन दोनों के परासरण दाब का मान समान होता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? समपरासरी विलयन। बिल्कुल क्लियर चीज है। जब भी हमें कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, तो हमारे रक्त के अंदर उस दवा को इंजेक्ट किया जाता है। हमारी जो अंतःशिरा होती है उसमें दवाई को इंजेक्ट किया जाता है, तो हमें काफ़ी तेज दर्द का अनुभव होता है। दर्द का अनुभव कब होगा? कि जब हमारे रक्त की तुलना में जो दवाई है उसका परासरण दाब या तो कम होगा या फिर अधिक होगा, तो उस कंडीशन में हमें काफ़ी ज़्यादा तीव्र दर्द होता है। परंतु जब हमारे रक्त कोशिकाओं में 0.85% सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को इंजेक्ट किया जाता है, तब हमें बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों विलयन एक दूसरे के लिए समपरासरी है। देखिए, ए को तो अपन मान लेते हैं कि ये ब्लड सेल है ना, और बी को मान लेते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड का 0.85% सॉल्यूशन है। एकदम क्लियर चीज़ है। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं कि जो 0.85% सोडियम विलयन होता है ना, इसको फिजियोलॉजिकल सेलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। याद रखना, इसे फिजियोलॉजिकल सेलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब हमको बॉटल चढ़ाई जाती है, तो बॉटल चढ़ाते समय आप उसको ध्यान से देखना, सेलाइन वाटर चढ़ाते हैं, तो जो सेलाइन वाटर होता है वो 0.85% सोडियम विलयन ही होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे की। अब हम अल्पपरासरी विलयन को सुनते हैं। तो अल्पपरासरी विलयन क्या होगा? आप इमेजिन करो कि एक विलयन है, वही ब्लड सेल, है ना, इसको हम कहते हैं कि ये भाई रक्त कोशिका है, ये ब्लड सेल है,
और मान लो कि ये है जल, ठीक है। तो रक्त कोशिका को जब जल में डाल दिया जाता है तो वो फूल जाती है। इसका मतलब यदि एक विलयन का परासरण दाब जो है वो अधिक है और दूसरे विलयन का परासरण दाब यदि कम है, तो आप अभी इसको उदाहरण के रूप में मत सोचो, ऐसा इमेजिन करो कि एक विलयन है और दूसरा विलयन है, वो कुछ भी हो सकता है। एक विलयन के परासरण दाब का मान अधिक है ना, मान लीजिए ए सॉल्यूशन का परासरण दाब का मान कम और बी सॉल्यूशन के परासरण दाब का मान अधिक है, तो जिसका परासरण दाब कम है उसको तो हम कहेंगे कि भाई ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और जिसका परासरण दाब का मान अधिक होगा उसको हम कहेंगे कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। एकदम क्लियर। जिसका परासरण दाब कम वो अल्प परासरी और जिसके परासरण दाब का मान अधिक वो अति परासरी होता है। तो इसीलिए जब हमारे शरीर में जब कोई भी दवाई इंजेक्ट की जाती है तो हमारे शरीर में अगर अल्प परासरी कोई विलयन जाता है तब भी हमें दर्द होता है, और यदि अति परासरी विलयन जाता है तब भी हमको बहुत ही तीव्र दर्द का अनुभव होता है। मैं आपको भी एक उदाहरण बता रही थी कि जब हमारे शरीर की जो ब्लड सेल्स होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनको यदि हम जल के अंदर डालेंगे तो वो फूल जाती है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी क्रिया होती होगी, अंतः परासरण की क्रिया होती है। परंतु जब इन्हीं रक्त कोशिकाओं को किसी भी नमक के पानी में रखा जाता है तो वो सिकुड़ जाती है, उसमें बाह्य परासरण की क्रिया होती है। तो एक ये छोटा सा टॉपिक था जिसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार हैं। समपरासरी, जिसमें दो दिए गए विलयनों का परासरण दाब सेम होता है। अल्प परासरी, तो दो दिए गए विलयन जिनमें से किसी एक विलयन का परासरण दाब कम है वो अल्प परासरी, और जिसके परासरण दाब का मान अधिक है उसको हम अति परासरी विलयन कहते हैं। अब इसके बाद में एक और छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहेंगे प्रतिलोम या विलोम परासरण। प्रतिविलोम परासरण मतलब उल्टा, रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रतिविलोम या इसको हम प्रतिलोम परासरण भी कहते हैं। प्रतिलोम परासरण, ये क्या टॉपिक है, एक नई चीज है आपके लिए। समझते हैं इसको हम अच्छी तरह से कि प्रतिलोम परासरण का अर्थ क्या होता है। प्रतिलोम को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी परासरण की क्रिया का उल्टा, रिवर्स होना। नॉर्मली क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक पहले प्रयोग करके देखते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे कि प्रतिलोम परासरण क्या चीज है और इसके महत्व क्या हैं, है ना। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, एक बड़ा सा ऐसा पात्र ले लिया, ठीक है, और इस बड़े से पात्र के अंदर बीच में क्या लगा दी, SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, क्योंकि जहां कहीं पर भी ऑस्मोसिस यानी परासरण होता है वहां पे अर्ध पारगम्य झिल्ली की तो आवश्यकता होती ही है, ठीक है। अब हम यहां पर लेते हैं साधारण जल, ठीक है, ये हमने यहां पर साधारण जल लिया। साधारण जल को हम शुद्ध विलायक भी कहते हैं, और आप सभी जानते हैं कि जो शुद्ध विलायक या जल होता है उसकी सांद्रता हमेशा कैसी होती है, कम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जल की सांद्रता कम है क्योंकि इसमें केवल विलायक के अणु उपस्थित हैं। और दूसरी तरफ अब हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम जल ले रहे हैं लेकिन वो हमारे सामान्य जल की तुलना में अलग है। अब हम यहाँ लेते हैं समुद्री जल। क्या डिफरेंस है जल, सामान्य जल और समुद्री जल में? समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि उसके अंदर लवण प्रेजेंट होते हैं, तो लवणीय जल की जो सांद्रता होती है ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही होगी, तो समुद्री जल की सांद्रता अधिक होती है ना। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, समुद्री जल की तरफ एक पिस्टन लगा देते हैं, है ना। हम इसको इस तरह से शो करते हैं कि समुद्र का पानी जो है वो यहाँ से आ रहा है ना, और यहाँ पर हमने एक दाब लगाने के लिए पिस्टन का यूज किया है, इसको हम कहते हैं पिस्टन, ठीक है। यहाँ पे समुद्र का पानी भरा हुआ है और यहाँ पर हम एक प्रकार से पानी को निकालने के लिए पाइप बता रहे हैं,
है ना। अब देखिए क्या होगा, अभी आप सोच रहे हैं कि उल्टी चीज क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि प्रतिलोम परासरण। पहले मैं आपको जो ओरिजिनल परासरण होता है वो समझाती हूँ। होना क्या चाहिए, कायदे से होना ये चाहिए कि जल की सांद्रता कम है, समुद्री जल की सांद्रता अधिक है क्योंकि वो लवणीय जल है। तो परासरण की क्रिया कैसे होगी कि जो जल के अणु हैं वो कहाँ जाने लगेंगे, वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे और वो समुद्री जल में प्रवेश करेंगे। और ऐसा कब तक चलेगा, तब तक जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रताएं समान ना हो जाए, मतलब जब तक कि दोनों में साम्य स्थापित ना हो जाए। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। और जैसे ही साम्य स्थापित हो जाएगा, समुद्री जल में जो विलय के कण होंगे उनके द्वारा क्या लगाया जाएगा, एक प्रकार का दाब आरोपित किया जाएगा। तो उस दाब के माध्यम से फिर परासरण की क्रिया रुक जाएगी। ठीक है, तो जो परासरण दाब इसका आया है उतना ही दाब, है ना, जो भी परासरण दाब आता है उस परासरण दाब के बराबर एक और बाहरी दाब इस पिस्टन के द्वारा लगाया जाता है। जितना परासरण दाब है उतना ही यहाँ से आरोपित दाब के कारण जो परासरण की क्रिया होती है वो रिवर्स हो जाती है। देखिए, जल के अणुओं ने कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति की, तो समुद्री जल के अंदर ये वाले जल ने प्रवेश किया और जब दोनों तरफ की सांद्रताएं सेम हो गई तो परासरण दाब क्रिएट हुआ। जितना परासरण दाब क्रिएट हुआ अब उतना ही यहाँ से दाब आरोपित करते हैं। तो पता है क्या होता है, परासरण की क्रिया उल्टी दिशा में होने लग जाती है। जो समुद्री जल के अंदर जो विलायक के कण हैं, समुद्री जल एक प्रकार का सॉल्यूशन है, विलय है, क्योंकि उसमें विलय के कण कौन है, लवण। तो लवणों को छोड़कर जो विलायक के कण हैं अब वो रिवर्स होने लगेंगे और समुद्र का जो पानी है वो जल की तरफ आने लगेगा और ऐसा कंटिन्यू होने लगेगा जिससे कि पानी का लेवल बढ़ेगा। और जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो जो एक्सेस में जो पानी है, अतिरिक्त पानी, उस पानी को हम यहाँ पर किसी एक अलग पात्र में एकत्रित कर लेंगे। तो इसी बात को हम कहते हैं प्रतिलोम परासरण। अब इस प्रतिलोम परासरण के क्या फायदे हैं, तो प्रतिलोम परासरण की उपयोगिताएं आप लिख सकते हो। इस प्रतिलोम परासरण की उपयोगिता या फिर इसका लाभ या महत्व। सबसे पहला महत्व या लाभ तो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि समुद्र के पानी को पीने लायक बनाना। समुद्र का पानी बिल्कुल नहीं पी सकते क्योंकि उसमें लवण पाया जाता है, भयंकर खारा होता है। तो समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कर सकते हैं, जिससे समुद्री जल जो है वो साधारण मीठे जल में परिवर्तित हो जाता है ना। तो पहला तो हम इसका अनुप्रयोग लिख दें कि समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में ये इसका पहला अनुप्रयोग हो सकता है। इसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट को भी नियंत्रित करने में, जो हमारे उद्योगों से जो निकलने वाला गंदा पानी है। अब इमेजिन करो कि उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा अपशिष्ट होता है, नालियों में से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, उसको एक तरफ ले लो, दूसरी तरफ सामान्य जल को ले लो, और ये रिवर्स प्रोसेस जब हम करवाते हैं तो जो गंदा अपशिष्ट जल है उसमें जब रिवर्स ऑस्मोसिस होगा तब उसमें से जो पानी है वो तो इधर आ जाएगा और जो गंदगी होगी वो उस तरफ ही रह जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, औद्योगिक प्रदूषित जल के शोधन में। ऐसा नहीं कि अब हम इस प्रदूषित जल को पीने ही लग जाएंगे, परंतु उसका फिर भी कुछ तो शोधन हो जाएगा। इसके अलावा एंजाइम के शोधन में भी हम ये प्रक्रिया को अपना सकते हैं, है ना। एंजाइम बनाने में भी ये प्रोसेस काम में आएगी, एंजाइम के शोधन में। और एक लास्ट बात, इस प्रोसेस का इस्तेमाल अंडे के सफेद प्रोटीन को अलग करने में। अंडे के अंदर जो सफ़ेद प्रोटीन होता है उसको एक तरफ अंडे का प्रोटीन ले लो, यानी अंडा ले लो, एक तरफ पानी ले दो और उस रिवर्स प्रोसेस कराएंगे तो अंडे का जो सफ़ेद प्रोटीन है वो पृथक हो जाएगा। तो अंडे के सफ़ेद प्रोटीन युक्त भाग को, प्रोटीन को पृथक करने में, है ना। वैसे तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये
कि प्रतिलोम विलोपन क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी इसकी उपयोगिताएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये परासरण से रिलेटेड दो छोटे छोटे से टॉपिक्स थे। अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पढ़ेंगे कि परासरण दाब, क्योंकि एक अणुसंख्या गुणधर्म है ना, तो आपको ध्यान होगा हमने हर प्रश्न में ये लिखा है कि सिद्ध करो कि वाष्प दाब में अवनमन एक अणुसंख्या गुणधर्म है या हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्या गुणधर्म है ना। तो इसी तरह से जो परासरण दाब है वो भी तो एक अणुसंख्या गुणधर्म है, उसकी सहायता से हम MB की गणना कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है। इसको समझने के पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं वॉन्ट हाफ समीकरण, है ना। ये वॉन्ट हाफ समीकरण क्या चीज़ है, ये रिलेटेड है अणुसंख्या गुणधर्म से, है ना। तो देखिए क्या है इसमें वॉन्ट हाफ समीकरण। वॉन्ट हाफ समीकरण रिलेटेड है PV बराबर nRT से, यानी कि आदर्श गैस समीकरण से। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से आदर्श गैस समीकरण PV = nRT होता है, जहाँ पे P दाब, V आयतन, N मोलों की संख्या, R गैस नियतांक और T परम ताप होता है। यदि हम यहाँ पर P के स्थान पे परासरण दाब पाई का प्रयोग करें, मतलब P के स्थान पे यदि हम पाई रख दें, तो यहाँ हम लिखेंगे पाई V बराबर nRT। यदि इसको आगे हल करें तो N/V हो जाएगा, पाई बराबर N/V/RT। अब ये जो N/V होता है, इस N/V यानी मोलों की संख्या बटे आयतन का मान मोलर सांद्रण के बराबर होता है। तो समीकरण इसमें इस N/V का मान रखने पर तो हम लिख सकते हैं पाई बराबर CRT। C मतलब कि मोलर सांद्रण। अब यदि हम ये कह दें कि R व T जो हैं वो स्थिर हैं, R और T के मान स्थिर हैं, तो हम इसको कांस्टेंट मान लेंगे। वैसे भी R तो गैस नियतांक होता ही है, इन दोनों को कांस्टेंट मानेंगे तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू C, क्योंकि ये दोनों नियतांक है तो बराबर का चिन्ह हटेगा। ये जो लास्ट का स्टेप आया है इसी को हम कहते हैं वॉन्ट हाफ समीकरण। और वॉन्ट हाफ समीकरण क्या कहता है कि जो पाई होता है परासरण दाब का मान मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है ना। अब यहीं से हम अगला प्रश्न शुरू करते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि सिद्ध करो पाई द्वारा, यानी कि परासरण दाब द्वारा MB की गणना, है ना। इस प्रश्न को कैसे पूछते हैं कि सिद्ध करो कि परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है, या परासरण दाब द्वारा किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात कीजिए, है ना। तो अपन यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से, नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। हम बताएंगे कि हम जानते हैं कि जो परासरण दाब होता है वो मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है, ठीक है। परासरण दाब मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो पाई बराबर CRT, है ना। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह आता है और कांस्टेंट लग जाता है यहाँ पर। अब यहाँ हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि C बराबर होता है N/V, है ना। और यहाँ पर चूंकि हम विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम C के स्थान पे NV के स्थान पर NB रख देंगे, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या की बात हो रही है। तो पाई, ये बात समझ में आ गई कि C का मान N/V के बराबर होता है, परंतु चूंकि यहाँ पर हम विलेय के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करेंगे, इसलिए यहाँ पे मोलों की संख्या भी NB होगी, है ना। तो पाई बराबर हम C के स्थान पर रखेंगे N/NB/V/RT, है ना। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम जानते हैं कि जो NB का मान है वो होता है WB/MB। इस मान को हम यहाँ पे रख दें तो क्या स्टेप आ जाएगा अगला आपका, पाई बराबर NB का मान क्या हो गया, WB/MB, है ना, गुणित ये RT ऊपर बटे V नीचे। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, पाई के द्वारा किसकी गणना करनी है, विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। तो इस MB को हम इधर और पाई को इधर ले आते हैं, तो अंतिम स्टेप बन जाएगा MB बराबर, ये पाई इधर आ जाएगा तो WB गुणित RT बटे, ये पाई इधर आएगा तो पाई बटे पाई गुणित V। ये जो अंतिम स्टेप है इसी से हम विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब चीज़ें क्लियर करनी होगी कि जहाँ MB क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान,
WB क्या है, विलय का सिर्फ द्रव्यमान, R क्या है, गैस नियतांक, T क्या है, परमताप, पाई क्या चीज होती है, परासरण दाब, और V का मतलब क्या होता है, आयतन। तो इस तरह से आपका वॉन हाफ समीकरण और साथ ही साथ परासरण दाब द्वारा MB की गणना हमने ज्ञात की।